मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक-एक चैप्टर के एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करूँगा और फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड चैप्टर की बारी आती है और सेकंड चैप्टर जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, वो है मॉडर्न रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ, या आप इसे कह सकते हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो ये आता है, कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन। यानी जो कॉलोनियलिस्ट थे उनका योगदान क्या था और कंट्रीब्यूशन क्या था और उनके जो विचार थे वो क्या थे। यानी इस हेडिंग में जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जिस पे हम एम्फेसाइज करेंगे, वो रहेगा यानी कॉलोनियलिस्ट का क्या योगदान रहा हमारे एंशिएंट इंडिया में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ऑल्दो एजुकेटेड इंडियंस रिटेन देयर ट्रेडिशनल हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ हैंड रिटन एपिक्स, पुराण्स एंड सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स। यानी जो हमारे एंशिएंट इंडियन थे उन्होंने हैंड रिटेन पुराण्स एंड सेमी बायोग्राफिकल वर्क के रूप में ट्रेडिशनल हिस्ट्री को क्या रखा, बरकरार रखा, राइट। यहां तक क्लियर है। किसके किसके रूप में, सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स, पुराण्स एंड हैंड रिटन एपिक्स के रूप में ट्रेडिशनल हिस्ट्री को बरकरार रखा। मॉडर्न रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो सेकेंड ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब नीड ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये रियलाइज हुआ कि जो हिंदुओं का लॉ है यानी नागरिक कानून है, उन पर अधिकार करना यानी हिंदुओं पर राज चलाना उनको डिफिकल्ट लग रहा था। इसी वजह से उनको ये रियलाइज हुआ नहीं कि उन्हें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा इनके कल्चर के बारे में, इनकी संस्कृति के बारे में, इनके सोशल कस्टम्स के बारे में। तो मॉडर्न रिसर्च स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, व्हेन बंगाल एंड बिहार केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765 में, राइट। यहां तक क्लियर है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1776 में अभिज्ञान शकुंतलम, द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक का मतलब क्या होता है कि जिसके माध्यम से हम लोगों पर कानून चलाते थे, ऐसी बुक द मनु बुक को उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, रेंडर्ड इनटू इंग्लिश, और इन्हें नाम दिया, इस बुक को उन्होंने नाम दिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। और सबसे बड़ी जो आज भी तकलीफ दे, जो आज भी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हमें ये चीजें पता चलती हैं कि उसमें हमारे जो पंडित थे, जो मौलवीज थे, उन लोगों ने ब्रिटिश जज का क्या किया था, साथ दिया था। आज अगर हम ये पढ़ा रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, तब भी सोचने में ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद को ही हम खा रहे थे। यानी हम किसी और का साथ देकर अपने ही देश को अंदर अंदर से खोखला कर रहे थे। जो मनु बुक थी, मनु बुक के माध्यम से सेम लॉ गवर्न दी हिंदूज एंड मुस्लिम, वो सेम लॉ को हिंदू और मुस्लिम्स पे क्या करते थे, लागू करते थे। लेकिन उनको पता था कि यहां पर क्या हो जाएगी, अलग अलग विचारधारा की वजह से कुछ अनेकता में एकता, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, यहां पर अलग अलग विचारधारा की वजह से क्या होगा, उनके माइंड में बहुत ही अलग चीजें रन करने लगेंगी यानी दौड़ने लगेंगी। तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका निकाला कि जो हिंदू थे, हिंदुओं के साथ मिलकर वो सेम लॉ गवर्न करते थे हिंदू पे, और जो मौलवीज थे, मौलवियों के साथ मिलकर वो सेम लॉ गवर्न करते थे मुस्लिमों पे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। 1776 में यहां तक किया। अब जो मॉडर्न रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थी, ये चली कब थी, अंटिल 18th सेंचुरी, जब बंगाल, जब
कब तक चली थी? 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी अंटिल 18th सेंचुरी, जब सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप बाई सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स ने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को क्या किया? सेटअप किया। और कहां किया? कलकत्ता में। उसी समय तक मॉडर्न रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चली और वहीं से लगभग ये कल्मिनेटेड हो गई, यानी समाप्त हो गई। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई। कब किया था? 1784 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, जो कि कहां थी? कलकत्ता में, सेटअप बाय दी सर विलियम जोन्स। अब सर विलियम जोन्स कौन थे? सर विलियम जोन्स एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और सर विलियम जोन्स ने ही जो प्ले है, जो ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में सन 1789 में। राइट, यहां तक क्लियर है। और जो भगवत गीता मोस्ट फेमस रिलीजियस बुक, जो कि आज भी सब पढ़ते हैं, आज भी सब जानते हैं, और भगवत गीता को लोग फॉलो करते हैं, उन्हें भगवत गीता की बुक को आदर्श मानते हैं, उसे बड़े शौक से लोग आज भी पढ़ते हैं। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय विल्किंस के द्वारा 1785 में, और 1785 के बाद बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ 1804 में, एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सेटअप इन 1823 इन लंदन। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें मैंने क्या बताया? सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं क्रिएट करनी है। सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? सर विलियम जोन्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था 1789 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन भी सर विलियम जोन्स ने ही किया था 1784 में, और वो कहां पर थी? कलकत्ता में थी। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। और 1784 में भगवत गीता, द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक, द मोस्ट फेमस रिलीजियस बुक, इसको क्या किया गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसे किसने किया था? विल्किंस ने किया था। और सन 1804 यानी 1804 ईस्वी में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ, और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ? गठन हुआ, सेटअप हुआ इन लंदन। राइट, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं, सर विलियम जोन्स ने क्या किया? एम्फेसाइज किया, जोर दिया। देखो वहां पर भी इनका एक चाल थी, अब चाल इन्होंने क्या चली वो मैं दिखाता हूं। सर विलियम जोन्स ने एम्फेसाइज किया कि जोर दिया कि संस्कृत लैंग्वेज वर वेरी मच सिमिलर टू यूरोपियन लैंग्वेज, यानी संस्कृत और जो इरानियन लैंग्वेज है वो बहुत ही सिमिलर है यूरोपियन लैंग्वेज के, और इसी वजह से एरोज्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज, यानी एक इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ किसके लिए? इंडोलॉजिकल स्टडीज के लिए। अब ये इंटरेस्ट किसके किसके अंदर उत्पन्न हुआ? जर्मनी, फ्रांस, रसिया एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, इन सब के अंदर एक इंटरेस्ट जगा इंडोलॉजिकल स्टडीज को लेकर। लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया वो किसने किया? जर्मन बर्न स्कॉलर एफ मैक्स मूलर ने सबसे बड़ा जो चेंज लाया और सबसे बड़ा जो इंडोलॉजिकल स्टडीज को ग्रेटेस्ट पुश दिया वो किसने दिया? जर्मन बर्न स्कॉलर एफ मैक्स मूलर ने। अब मैक्स मूलर मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कहां बिताता है? इंग्लैंड में। वो मोस्ट ऑफ द, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना क्या करता है? इंग्लैंड में बताता है। लेकिन जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ग्रेट आई ओपनर ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसने ब्रिटिशर्स की क्या की?
आंखें खोल दी कि नहीं, हमें जिन लोगों के ऊपर, जिन एलियन पीपल के ऊपर हमें रूल करना है, उनके सोशल कस्टम्स के बारे में हमें डीपली नॉलेज लेना होगा, हमें डीपली समझना होगा, उनके मैनर्स के बारे में हमें समझना होगा। और उसी समय जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, दे फाइंड आउट द वुल्नरेबल पॉइंट ऑफ द हिंदू रिलीजियन। ये हिंदू रिलीजियन की जो कमजोर पॉइंट थी उसको सर्च कर रही थी। और उनकी ये नीड कहां से पूरी होती है? एंशिएंट स्क्रिप्चर से। एंशिएंट स्क्रिप्चर से उनकी ये नीड पूरी हुई। और उन्होंने क्या किया? मैक्स मूलर ने क्या किया? मैक्स मूलर के एडिटरशिप में मैसिव स्केल पे, यानी बहुत बड़े स्केल पे क्या हुआ, इन सभी जो हमारी टेक्स्ट बुक थी, जो हमारी स्क्रिप्चर्स बुक थी, इसको क्या किया उन्होंने? मैसिव स्केल्स पे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और जो कुछ बची खुची थी उसको ईस्ट सीरीज के अंतर्गत पब्लिश किया गया। राइट, यहां तक बात क्लियर है? ईस्ट सीरीज के अंतर्गत पब्लिश किया गया, अब इसमें कुछ और, ईस्ट सीरीज में कुछ और भी थी, जैसे इरानियन, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, सम इरानियन एंड चाइनीज टेक्स्ट बुक थी। बट जो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटेड थी इसमें ईस्ट सीरीज में, वो कौन थी? वो इंडियन स्क्रिप्चर्स थी, यानी इंडियन बुक थी। अब जब इन बुकों को क्या किया, अंडर द एडिटरशिप ऑफ मैक्स मूलर के एडिटरशिप में ये सारी बुकें ट्रांसलेट हुई इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैक्स मूलर ने इन सब बुकों की स्टार्टिंग में क्या किया? अपना एक जनरलाइजेशन बनाया, कॉलोनियल, जिसे हम कॉलोनियलिस्ट जनरलाइजेशन कहते हैं। उनके अनुसार जो इंडियन थे, इंडियन के अंदर नेशनहुड की कोई भावना नहीं थी, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कोई थिंकिंग ही नहीं थी इनके पास, यानी सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सोचते ही नहीं थे। ये आध्यात्म में ही बिजी रहते थे, ये दूसरी दुनिया के ख्यालों में ही खोए रहते थे, और जो बचे हुए थे वो इस दुनिया की प्रॉब्लम से परेशान थे। और हम क्या थे? ये कहते थे, ये इनका जो जनरलाइजेशन है, इन्होंने अपनी जनरलाइजेशन में कहा है कि हम एकस्टम्ड थे द डेस्पोटिक रूल, यानी हम तानाशाही रूल के आदी थे। भाई कौन ऐसा हो सकता है यार? हर इंसान की अंतरात्मा होती है, मैं हूं, कोई भी है, चाहे पुराने समय में भी लोग रहते थे, किसी न किसी की अंतरात्मा कभी ना कभी ये तो कहती होगी, नहीं मुझे तानाशाही रूल नहीं चाहिए। और आज छोटे से बच्चे को एक लपड़ आप मार दीजिए, ज्यादा नहीं, एक हाथ मार दीजिए, वो थोड़ी दूर जाएगा लेकिन पलट के जवाब जरूर देगा। क्या वो आपसे जीत सकता है? नहीं, लेकिन जवाब देता है ना। तो आदि कोई नहीं होता, वो सिर्फ डेनिग्रेट कर रहे थे, यानी हमारे सोशल कस्टम्स को, हम लोगों को वो डेनिग्रेट करने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक बात क्लियर हो गई? हमारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या किया? क्लियर किया। ना नेशनहुड की फीलिंग थी हमारे अंदर, ना हमारे अंदर सेल्फ गवर्नमेंट की कोई फीलिंग थी। राइट, इन सब चीजों के बारे में हमारे अंदर कोई सोच ही नहीं थी। और इसके बारे में जो बुक थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस जनरलाइजेशन के बारे में उसमें विस्तार से बताया गया। और इसको लिखी किसने थी? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। द फर्स्ट बुक हु appeared the first systematic history of ancient India in 1904। उन्होंने 1904 ईस्वी में फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री लिखी। और उनकी इस बुक में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है? उनकी इस बुक में जोर दिया गया है कि फॉरेनर्स का क्या रूल था, एंशिएंट इंडिया में फॉरेनर्स जो थे उनका क्या रूल था। और उनकी बुक क्या है, उनका जो व्यू है इस बुक में, वो प्रो इंपीरियलिस्ट है, यानी साम्राज्यवादी समर्थक है। सबसे बड़ी बात भैया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ, इसमें आप जब देखेंगे तो 1/3 यानी इसका 1/3 भाग, 1/3 पार्ट ऑफ द बुक रिटेन ऑन द इन्वेशन ऑफ एलेक्जेंडर,
यानी अलेक्जेंडर के आक्रमण पे ही लिखा गया है। एक तिहाई बुक में वो अलेक्जेंडर के आक्रमण को ही लिखते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। किस पे जोर दिया था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने? प्रो इंपीरियलिस्ट विचारधारा थी उनकी, प्रो इंपीरियलिस्ट थे। और दूसरी चीज वो क्या करते थे, फॉरेनर्स का रूल क्या था, इस पे जो जोर देते थे। और 1/3 उनकी जो बुक का 1/3 भाग है वो अलेक्जेंडर के इन्वेशन पे लिखा गया है। राइट, इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं, जो हमें अंग्रेज लोग या ब्रिटिशर्स जो हमें कहते थे कि हम आधे हैं डेस्पोटिक रूल के, नेशनहुड की कोई वो भावना हमारे अंदर नहीं थी। राइट, लेकिन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी अपनी बुक में एक चीज कही है, वो ये कही है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, कब तक नहीं थी? जब तक ब्रिटिशर्स का रूल नहीं आ गया, यानी जब तक ब्रिटिश रूल नहीं करने लगे तब तक हमारे अंदर पॉलिटिकल यूनिटी की कोई भावना नहीं थी। अगर ऐसा नहीं था और अगर जो ब्रिटिशर थे वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर नेशनहुड की भावना नहीं थी, हमारे अंदर सेल्फ गवर्नमेंट की फीलिंग नहीं थी, तो हाउ कैन आई मैनेज इन करंट सिचुएशन, हाउ कैन वी मैनेज इन करंट सिचुएशन? आज क्या राजनीतिक पार्टियां नहीं है? क्या राजनीतिक यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है आज? अगर हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं होती तो कैसे आज हम मैनेज कर पाते? पॉलिटिकल यूनिटी है और बहुत अच्छी पॉलिटिकल यूनिटी है, जिसे शायद अब सीखना चाहिए और लोगों को। तो इंडिया को सिर्फ डेनिग्रेट करने, जो इनका कॉलोनियलिस्ट व्यू है, इनका जो जनरलाइजेशन है, वो सिर्फ डेनिग्रेट करने का प्रयास किया गया है, यानी नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। हाँ, या तो ये बिल्कुल रॉन्ग थे, इनका जो व्यू था या तो ये बिल्कुल रॉन्ग था या ग्रॉसली एग्जिगरेटेड था, यानी बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया था। राइट, इतनी सी बात है। कॉलोनिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन यही तक था। थैंक यू, नमस्कार।